प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केवल पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश में पाए जाते हैं तथा IUCN की रेड लिस्ट में इसे गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन ठीक है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों ही कथन ठीक है। इसलिए हम इसको थोड़ा और डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। असम में अवस्थित एक प्रमुख मंदिर में दुर्लभ ब्लैक स्पॉट शेल टर्टल या निल्सोनिया निग्रिक्स के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए गैर सरकारी संगठनों, असम राज्य चिड़ियाघर, सह वानस्पतिक उद्यान तथा कामरूप जिला प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में देखे जाने से पूर्व काले स्पॉट शेल कछुए को वनों में विलुप्त माना जाता था। यह केवल पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के मंदिरों में तालाबों तक ही सीमित है। IUCN ने वर्ष 2021 में इसे गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया है। यद्यपि इसका पारंपरिक रूप से मांस तथा उपास्ति के लिए शिकार किया जाता रहा है, जिसका क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापार होता है, किंतु इसे भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। आज के अपने दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रवादी विद्रोह के दौरान ध्वज सत्याग्रह अवज्ञा के सबसे आम कृत्यों में से एक था। ध्वज सत्याग्रह का प्रयोग राष्ट्रीय ध्वजारोहण तथा नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों की अवहेलना के विरुद्ध किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। इसको व्याख्या से समझ लेते हैं। हाल ही में संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री ने जबलपुर में ध्वज सत्याग्रह का आयोजन किया है। ध्वज सत्याग्रह का आयोजन वर्ष 1923 में किया गया था। गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी विद्रोह के दौरान पूरे संघर्ष में ध्वज सत्याग्रह अवज्ञा के सबसे आम कृत्यों में से एक था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा का एक अभियान है। यह राष्ट्रीय ध्वजारोहण तथा नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों की अवहेलना के विरुद्ध था। यद्यपि भारत के अन्य हिस्सों में भी इसका प्रयोग किया गया, किंतु वर्ष 1923 में विशेष रूप से जबलपुर तथा नागपुर शहर में सर्वाधिक ध्वज सत्याग्रह आयोजित किए गए थे। ध्वजारोहण के अधिकार की मांग करने वाले राष्ट्रवादी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से, विशेषकर गांधी को गिरफ्तार किए जाने से पूरे भारत में आक्रोश फैल गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जमनालाल बजाज, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा विनोबा भावे जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने विद्रोह का आयोजन किया है। सविनय अवज्ञा में भाग लेने के लिए त्रावणकोर रियासत सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोगों ने नागपुर तथा मध्य प्रांत के अन्य भागों की यात्रा की है। अंततः अंग्रेजों ने पटेल तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ एक समझौते पर बातचीत की है, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों को बिना रुके मार्च निकालने तथा गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, इसलिए इसका विकल्प सी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अक्षय ऊर्जा का उपयोग कर इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है। कार्बन कैप्चर एवं भंडारण से उत्पन्न हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन कहलाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारत 22 जून 2021 से प्रारंभ हो रहे
हरित हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में ब्रिक्स राष्ट्र शामिल होंगे। इसकी मेजबानी भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी द्वारा की जाएगी। जब अक्षय ऊर्जा का उपयोग कर इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है तो उसे हरित हाइड्रोजन के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कोई कार्बन पदचिह्न नहीं होता है। इसके असंख्य अनुप्रयोग हैं। अमोनिया तथा मेथनॉल जैसे हरित रसायनों का मौजूद अनुप्रयोगों जैसे उर्वरकों, गतिशीलता, विद्युत, रसायन, शिपिंग आदि में सीधे उपयोग किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन से प्राप्त हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन तथा कार्बन कैप्चर एवं भंडारण तथा जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न हाइड्रोजन नीला हाइड्रोजन कहलाता है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है, अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कंपनी अधिनियम की धारा 132 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र नियामक संस्था है। इसका गठन एक अध्यक्ष, एक सचिव तथा 3 पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर होता है। इसका मुख्यालय चेन्नई में अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण कंपनी अधिनियम की धारा 132 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र नियामक संस्था है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2018 में की गई थी। वर्ष 2009 में सत्यम कांड के बाद गठित वित्त पर स्थायी समिति ने अपनी 21वीं रिपोर्ट में पहली बार एनएफआरए की अवधारणा का प्रस्ताव रखा है। यह जनहित संस्थाओं के रूप में वर्णित कंपनियों द्वारा लेखा एवं लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की देखरेख करता है। इस समूह में सभी सूचीबद्ध कंपनियां तथा बड़ी गैर सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं। इस जनादेश को पूरा करने के लिए एनएफआरए उन कंपनियों व लेखा परीक्षकों का एक सत्यापित और सटीक डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया में है जो इसके नियामक दायरे में आती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। इसमें एक अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य तथा एक सचिव शामिल होता है। पूर्व आईएएस अधिकारी रंगाचारी श्रीधरन को अक्टूबर 2018 में निकाय के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इस प्रकार कथन 1 और 2 सही है जबकि कथन 3 गलत है और सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए। आज के अपने अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। समाचारों में रहा शब्द T478 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंटार्कटिका पर स्थित जलवायु प्रेक्षण केंद्र, SARS-CoV-2 का एक नया वेरिएंट, भारतीय नौसेना में शामिल एक लड़ाकू विमान, एक एक्सोप्लैनेट। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। व्याख्या को देख लेते हैं। 1 मिलियन से अधिक SARS-CoV-2 जीनोम अनुक्रमों के विश्लेषण से एक इसके नए प्रकार की पहचान हुई है जो मैक्सिको में तेजी से प्रसारित हो रहा है। इसके कुछ मामले यूरोप में भी पाए गए हैं। इस नए वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम T478K है। अन्य उपभेदों की तरह यह भी स्पाइक प्रोटीन में उत्परिवर्तन प्रस्तुत करता है। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा।